अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह हैं कि कराची में पुलिस पर खुदकुश हमला हुआ है जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो तालिबान ने कबूल कर ली है। सर जरदारी लाहौर में है और कहते हैं कि लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर है और शरीफ बरादरान तो खुद यहाँ महाजर हैं। मेमो कमीशन में ISI के साबिक सरबराह जनरल शुजा पाशा आखिरकार पेश हो गए और उन्होंने कुछ दिलचस्प गुफ्तगू भी की है, वो भी आपको हम बताएंगे। मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, ये सवाल पूछ लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो आज कोयटा में मौजूद हैं, उन्होंने चारों चीफ सेक्रेटरीज को बुला लिया है। और हाफिज सईद के बारे में अमरीकी वजाहत के जो इनाम था वो उनके सर पर रखा गया था, उसके बारे में उन्होंने कुछ मज़ीद वजाहत की है कि वो इनाम क्यों कर मिल सकता है किसी को। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कराची में सब कुछ अचानक एकदम हम देख रहे हैं कि बदअमनी और अब फिर खुदकुश हमले। हाँ, कराची में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें और पेशावर में देख लें, गिलगित में देख लें। अब ये कराची में टारगेट किया जा रहा है पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले अदारों को। गोया वो बेचारगी में आए, वो उनके हौसले पस्त हो जाएं और फिर वहाँ रेंजर्स आए, रेंजर्स पे हमले हों और फिर फौज को बुलाना पड़े। तो ये एक जो दहशत गर्द है उनके ये मंसूबे हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स है और जगह जगह ऐसा ही करते हैं। बाबर सलीम साहब हैं कराची से, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज की सूरत हाल के बारे में पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम सलाम हबीब साहब। बाबर, ये बताइएगा कि ये जो आज हमला हुआ है और जिस तरह शामी साहब कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली टारगेट करके पुलिस पे और कानून नाफिज करने वाले इदारे आजकल जद में हैं, क्या ऐसी कोई सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है आपको वहाँ पे? जी बिल्कुल, शामी साहब ने जो बात कही है ये 100% सही है। अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हम देख रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। जो धमाका हुआ है आज, इससे कबल तकरीबन 6-7 घंटे पहले एक वाकया कराची में हुआ था PIB के इलाके में, जहाँ एक पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई और 3 पुलिस के जवान जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए। इस वाकये के 6-7 घंटे के फौरन बाद हम देखते हैं कि SSP मलिर राव अनवार पे अटैक किया जाता है। ये पहला हमला नहीं था, इससे कबल जो है वो SSP CID चौधरी असलम और 2008 में जो है वो एक और SP राजा उमर खत्ताब हैं, उनके ऊपर भी हमले किए गए थे। जो राजा उमर खत्ताब पे हमला किया गया था वो हमला बिल्कुल इसी तरीके से प्लान किया गया था जिस तरह से अब तक की तफ्तीश के मुताबिक आज का हमला था कि एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई। तो इसने मजमूई तौर पर पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर कोई फर्क डाला है कि इस तरह के जो पहम हमले हो रहे हैं पुलिस कुछ थोड़ा सा पीछे हट जाए या रेंजर्स पीछे हट जाए? देखिए, कोशिश उमूमन दहशतगर्दों की यही हुआ करती है कि उन जवानों के जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बरसरे पैकार हैं या शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में संजीदगी से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनके हौसले पस्त किए जाएं। तो इसीलिए ये मज़मूम कार्रवाइयाँ जो हैं वो की भी जाती हैं और कई दहशतगर्द जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊँ कि रोज़ादीन नामी एक दहशतगर्द जो है वो 2 साल कबल CID पुलिस के हाथों कराची से गिरफ्तार हुआ था और उसने डिस्क्लोज किया था कि SSP मलिर राव अनवार जो है इस वक्त वो दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर मौजूद है और अब से 1 महीना कबल तकरीबन जो है वो पेशगी इत्तला भी फराहम कर दी गई थी IG सिंह को कि कराची पुलिस के अफसरान जो हैं वो अब टारगेट किए जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इनका। जी देखिए, असल बात तो वही है। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी आप देख लें, वहाँ तो पुलिस वालों ने बड़े बहादुरी और जुर्रत से मुकाबला किया है और बड़ी शहादतें उनकी हुई हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे। और यहाँ जो सिंध में है, इसमें भी इनकी ट्रेनिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है, इनकी भर्ती के तरीक़ेकार को बेहतर करने की ज़रूरत है, इनको असला बेहतर देने की ज़रूरत है और फिर यह है कि इनके हौसला अफजाई की ज़रूरत है पुलिस वालों की और पुलिस वालों की। जी देखिए, अगर पुलिस को निशाना बना दिया जाए, पुलिस जो है वो मुजरमों के सामने हिम्मत हार बैठे, तो फिर एक सतून गिर गया रियासत का, आप समझे। अच्छा शाम साहब, कराची में जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं उनके कुछ पॉलिटिकल असबाब तलाश किए जाते हैं कि जी फ़लाँ और फ़लाँ ग्रुप के दरमियान झगड़ा है, फ़लाँ और फ़लाँ जमात एक दूसरे के साथ उनकी नहीं बन रही, तो इस मामले को आप अलग कर रहे हैं। देखिए, कराची में तो अब फ्री फॉर ऑल है, ठीक है। दहशतगर्द किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी से ताल्लुक़ नहीं रखते। कराची जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है मईशत की, और पाकिस्तान अगर मुआशी तौर पर उसको नुकसान पहुंचाना है तो कराची को नुकसान पहुंचाना है। जिस तरह आप शहर को काट देना, जी जी, तो आपका पूरा जिस्म बेहरकत हो जाएगा।
तो आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हो सके। अब ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल विल भी की जाए, इरादा बांधा जाए हुकूमत की सतह पर, और तमाम सियासी जमातें इस चैलेंज को कबूल करें, और पुलिस जो है उसको भी हम स्ट्रेंथन करें ताकि ये, और उसकी ट्रेनिंग दें, क्योंकि ये दहशतगर्द जो हैं ये आम पुलिस वालों के बस के नहीं है। इसके लिए तरबियत की ज़रूरत है। ये एक लंबी लड़ाई है, और ये छुप छुप के हमले करते हैं, घात लगाते हैं। ये देखिए पुलिस की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, मोबाइल्स पर हमले हो रहे हैं, रेंजर्स की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, गोया उनको आप उनकी नकलो हरकत जो है उसको मुतासर करें। शम्स साहब, गिवन द वॉल्यूम और गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेररिज्म जो इस वक्त शहर में है, कराची में, क्या वहाँ पे कोई नई किस्म की ऑपरेशन, कुछ नई किस्म की गवर्नेंस शहर की डिमांड नहीं कर रही? देखिए ये तो एक पहला काम तो इंटेलिजेंस का है, उसको स्ट्रेंथन करें। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए इंटेलिजेंस बुनियादी ज़रूरत है, यानी आप हमले से पहले दबोच लें हमला करने वाले को, और बहुत सी वारदातें पकड़ी गई हैं और कब वो हो नहीं सकी हैं। फिर उसके साथ ये ज़रूरी है कि जब ये दहशतगर्द पकड़ लिए जाए तो लॉ ऑफ एविडेंस में तब्दीली करनी चाहिए। जो पुलिस के सामने शहादत है, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने शहादत है, उसको आप अदालत जो है उसको एडमिसिबल करार दे दे, उसकी बुनियाद पर सजा दे। देखिए अमेरिका जैसे मुल्क में लॉ ऑफ एविडेंस तब्दील हुआ है 9/11 के बाद, और पाकिस्तान का आलम यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जबकि फौज की बराह रास्त हुकूमत थी, इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई और ना अब दी जा रही है। बंदा उठा लेते हैं, हाँ, लॉ ऑफ एविडेंस नहीं चेंज करना, इसलिए कि ये कहते हैं जमहूरियत। हाँ। भाई डाकुओं के, दहशत गर्दों के हकूक की पड़ी हुई है हमारे कानून साजों को, और अवाम जो खाक और खून में रुल रहे हैं उनकी परवाह नहीं है, तो फिर आप सजा ही नहीं दे पाते। अभी आप देखें सैकड़ों लोग जो हैं वो जेलों में हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। पश्तूनख्वा में जाके देख लिया आप, पंजाब में भी ये सूरत हाल बाद औक़ात होती है, और सिंध में भी देख लें। अच्छा शम्स साहब, जो तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, क्या इमीडिएटली हम इसको अफगानिस्तान के साथ जोड़ सकते हैं, कराची के हालात को? देखिए आप, ये सारे हालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान को जोड़ दीजिए, कराची को जोड़ दीजिए, उसके मुख्तलिफ ग्रुपों को जोड़ दीजिए। पाकिस्तान इस वक्त तो अमेरिका के साथ भी उसकी टेंशन है। ठीक है, पाकिस्तान अब दहशतगर्दी के खिलाफ जो अमेरिका की जंग थी उसका उस तरह हिस्सा नहीं है, पीछे हट गया है। वो हमारी फौज कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई हम उनसे ताउन नहीं कर रहे, वो एक हमारी और जान अटकी हुई है मुसीबत में। और अब तो ये कोई उज़्र है ही नहीं, ये तो वो लोग हैं, नाम जो भी रख ले, ये हमारा दुश्मन इनके पीछे है। इनको आप तालिबान का नकाब पहन लें या कोई और नकाब पहन लें, ये अगर हम इनका निकाब उधड़ के देखेंगे तो वही नजर आएगा जो पाकिस्तान की सालबियत के दरपे है। और इसका इलाज बज़ाहिर हमारे पास इस वक्त आप कह रहे हैं कि एक विल है, पॉलिटिकल विल है जी, पॉलिटिकल विल जो है उसकी बुनियाद पर तो पाकिस्तान हासिल किया। लेकिन शम्स साहब, ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी पे नहीं आई, पीपल्स पार्टी की है, MQM की है, जो वहां बहुत बड़ी जमात है कराची की, और फिर यह है कि ANP है जिसका स्टेक हो चुका है हाई, और हमारी जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा इस्लाम है। भाई पाकिस्तान है तो सब है ना, कराची में अमन है तो सब है ना, ये जमहूरियत कहाँ चलाएंगे? ये देखिए कब्रिस्तानों में भी कहीं जमहूरी हुकूमतें कायम होती हैं। शम्स साहब, इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने, अल्लाह करे ये कराची की सूरत हाल दुरुस्त हो। अभी आप इस तरह ठंडी सांसें न भरे, हौसला ना आ रहा। शम्स साहब, आज वहाँ पे फायरिंग भी हो रही है, कोई बात अच्छा नहीं। अगर इकबाल ने क्या कहा है, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। कराची से फिर अच्छी खबर का इंतजार करें, अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे लाहौर की। और मैं आपको बता दूं 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शम्स साहब, हमारे सदर मुमलिकत लाहौर में है और 2.25 साल बाद लाहौर में है, और आते ही वो फरमाते हैं कि ये शहर पीपल्स पार्टी का है और शरीफ बरादरान महाजर हैं यहाँ पे। वैसे कुछ ज़्यादा सख्त और गैर जिम्मेदाराना सी बात नहीं पॉलिटिकली? देखिए महाजर जो है उनके साथ तो उनकी मफाहमत है, MQM के साथ तो उनकी दोस्ती है बड़ी,
तो इसका मतलब है कि इनसे भी बड़ी दोस्ती हो सकती है, मुहाजिर उनको अच्छे लगते हैं, इसका मतलब है। लेकिन ये ताने कैसे अंदाज में कहा है उन्होंने? नहीं, यहाँ जब वो आए तो कोई इस्तकबाल किया उनका किसी ने? नहीं, इस्तकबाल किसी ने नहीं किया, नो डाउट। यानी कोई हुकूमत जो थी उसका कोई आदमी नहीं था? हुकूमत का कोई आदमी नहीं था, सिर्फ गवर्नर साहब मौजूद थे जो उनकी अपनी पार्टी। यानी कोई वजीर नहीं, वजीर भी स्पीकर, कोई वजीर आला कुछ नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर सदर मुमलकत किसी सूबे में जाए और उसका इस्तकबाल करने के लिए कोई मौजूद ना हो, सूबे का जिम्मेदार, तो फिर गुस्सा तो आना चाहिए ना उनको। अच्छा, आपके ख्याल में ये नेचुरल रिएक्शन है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो सरजनश करे पंजाब हुकूमत की इस पर कि उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। देखिए, सदर मुमलकत जो है, मुंतखब सदर जी, उनके आदाब का ख्याल रखना ये हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये हमारे सूबाई जो वज़ीर आला है और जो वज़ीर कानून है, वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं उनको ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और अभी जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो भी मैं उसकी तायद नहीं करता। उन्होंने तो वालिद पे के जनाजे का भी नहीं, वो जनाजे की बात की है, वालिद की बात नहीं की। जी, वालिद के जनाजे का। जी हाँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें ना। बात यह है कि जरदारी साहब एक पार्टी के सरबराह भी हैं, ठीक है। एक दूसरी पार्टी उन पर तनकीद कर सकती है, ठीक है, लेकिन पार्टी के लोगों को तनकीद करनी चाहिए, हुकूमत के लोगों को नहीं। नवाज शरीफ साहब ये एक लाइन खींचे इसमें। अच्छा, जो पंजाब हुकूमत के जिम्मेदार हैं, जो ओहदादार हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़रा को नहीं कुछ कहना सनाउल्लाह साहब और इस तरह के दूसरे, ये इस बारे में जुबान अपनी ना खोलें। ठीक है, जरदारी साहब पर तनकीद करनी है तो नवाज शरीफ साहब खुद करें, आसन इकबाल साहब करें, ख्वाजा आसिफ साहब करें, जो पार्टी के ओहदेदार हैं, पार्टी के जिम्मेदार हैं, हुकूमत के नहीं। और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरदारी साहब को पार्टी का ओहदा अपने पास नहीं रखना चाहिए था। सदर मुमलकत बनने के बाद उनको सबका सदर होना चाहिए था। उन्होंने ये ओहदा अपने पास रखा है, इसलिए उन पर सियासी तनकीद होगी। शम सब 3 माह में लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी, ये मजदा भी सुनाया है जरदारी साहब ने। मगर वहां नारा भी तो लगा है ना कि अगली बारी फिर जरदारी। और जो उन्होंने लोड शेडिंग, नहीं, आपने इस नारे की दाद नहीं दी, फिर वही बात आप पीपल्स पार्टी वालों को ये दाद तो देना। पहले वो नारा लगाते थे एक जरदारी सब पर भारी, तो सदर साहब ने उनसे कहा कि इसमें तकब्बर की बू आती है। अच्छा, ये नारा खबरदार किसी ने लगाया था। अच्छा, तो उन्होंने कहा तो अगली बारी, उन्होंने कहा अगली बारी फिर जरदारी। लेकिन अब पंजाब में इसका जवाब देना जरा मुश्किल है कि अगर कोई कहे अगली बारी, चलिए देखिए, तो नारे का जवाब कुछ और भी आ सकता है। हो सकता है, कुछ भी आ सकता है जी। देखिए, बात यह है कि जरदारी साहब ने कहा है कि वो 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। जी, तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो ये हमारे कैमरामैन ही कह रहे थे कि भाई उनको यहीं रखें क्योंकि कल से लोड शेडिंग कम है। वो जिस फार्मूले का कल से लोड शेडिंग कम है जी, तो जरदारी साहब को लाहौर में ही रखें, तो लोड शेडिंग 3 महीने के बाद इसका मतलब वो यहाँ आ जाएंगे। हाँ। लोड शेडिंग उन्हें यकीनन कम करनी चाहिए। अब फार्मूला क्या है ये उन्होंने नहीं बताया। ये फार्मूला तो चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी बयान कर रहे हैं। शुजात साहब इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। हुजूर, ये किस तरह आप लोड शेडिंग खत्म करना चाहते हैं चौधरी साहब? लोड शेडिंग कैसे खत्म करेंगे? जरदारी साहब ने भी कहा 3 महीने में खत्म कर दूंगा, आप भी कह रहे हैं खत्म हो जाएगी। 3 महीने में बिल्कुल 100% खत्म हो सकती है अगर वो फार्मूले के ऊपर अमल कर लिया जाए। अच्छा जी, जरा फार्मूला दोहरा दें। आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो बिजली बनाने की वो 23,000 मेगावाट है, इस वक्त बन रही है 15,000। अच्छा जी, MSP के अवार्ड के वक्त जो नॉर्मल सूबों को पैसे देने थे उससे 12% ज्यादा सूबों को दे दिए गए, जो कि 50 अरब रुपया महीने का बनता है। ठीक, 7 माह का ले चुके हैं, 3 महीने के बकाया हैं, वो बनते हैं 1 अरब तो 150 अरब रुपया बनता है। ठीक है जी। अगर वो ये मेहरबानी करें सूबे वाले कि वो 150 अरब रुपए का क्लेम ना करें, क्योंकि वैसे भी वो उनको फालतू मिल रहा था, तो वो पैसे जो है यहाँ बिजली में लगा दिए जाएं, तो यकीन जानिए बिल्कुल 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर लोड शेडिंग बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। चौधरी साहब, पंजाब वाले तो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन आप हमें दे दें, हम जाने और हमारी बिजली जाने। बिजली जाने क्या?
वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन दे दे सूबे को, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें कोई अर्ज नहीं। ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छी चीज है। चोरी बिचारी भी जो खुद जिम्मेदार होंगे, बाकी चीजों के जिम्मेदार होंगे, लेकिन ये पैसे के लिए चलाने के लिए तो पैसे चाहिए ना। ठीक है, वो जो आपका अपना उनका क्लेम है या उनको जो फालतू दिए गए थे वो 3 महीने के लिए ना मांगे। ठीक है, चलिए काम तो नहीं है, वो पैसे जो है यहाँ पर खर्च किए जाए तो 3 महीने तक बिजली 90% तक कोई। ठीक है जी। लो जी, चौधरी साहब का तो कहना ये है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब कहना ये, देखिए इस वक्त क्या सूरत हाल है, तेल से बिजली पैदा कर रहे हैं, तेल खरीदने के पैसे नहीं होते, क्योंकि बिजली पैदा करते हैं, चोरी भी होती है, कीमत भी तेल की ज्यादा है, पैसे उतने वापस आते नहीं है, नतीजा ये नुकसान होता है, वो नुकसान को कौन पूरा करे। लेकिन जो चौधरी साहब फॉर्मूला दे रहे हैं उसमें एक और कैच भी है ना, सबसे ज्यादा पैसे तो पंजाब को देने पड़ेंगे। नहीं, देखिए पंजाब है भी तो बड़ा सूबा ना, कंजम्पशन भी तो ज्यादा है ना, जहां बिजली ज्यादा सर्फ हो रही है वही पैसे देने पड़ेंगे ना। तो उसका एक तरीका तो ये है जो चौधरी साहब ने कहा है कि बाकी सारे काम जो है उनको थोड़ा सा कट कर दे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को, और बिजली दे ताकि एक तरक्की हो और सनती जो पहिया है वो चले, रोजगार पैदा हो। और दूसरा तरीका ये भी है कि जो पंजाब हुकूमत कह रही है कि सूबों को बिजली दे दें, वो उसे तकसीम करें, वो बिल वसूल करें, और जो गैप है वो भी पूरा कर लेंगे। पंजाब वाले तो पूरा करेंगे, लेकिन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जहां भी कर लेंगे, जहां रवाज ही नहीं है बिल देने का। क्यों नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लोग बिल देते हैं, और देखिए वो पूरा करेंगे, अपना जिम्मेदारी उठाएं, उन पर डालें। लेकिन शाम साहब, जो अभी सूबे, क्या सूबों के अंदर ये आखिरकार ये कैपेसिटी है? यार कैपेसिटी आ जाएगी ना, वही महकमा है ना। कैपेसिटी को आसमान से आनी है, ये कैपेसिटी ऐसे ही आएगी। पहले आपने इतने महकमे सूबों को दिए हैं, तो जब कोई मसला है उसका हल तो निकालना है ना। अगर हल नहीं निकालेंगे तो शोर मचाते रहेंगे, हंगामे करने से, जुलूस निकालने से, जलसे करने से, नारे लगाने से, टायर जलाने से, गाड़ियां तोड़ने से, दफ्तर लूटने से बिजली नहीं आएगी, और हर चीज खत्म हो जाए और होता है बिजली नहीं आएगी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे मेमो कमीशन पर भी कि उसमें आज क्या हुआ। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात तो करनी है मेमो कमीशन की, लेकिन एक सवाल जहन में आ गया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब जा रहे हैं अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन अजमेरी साहब ने भी यहाँ लाहौर में चिल्ला काटा था और फिर अजमेर चले गए थे। जरदारी साहब भी उसी नक्शे कदम पे जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं, यहाँ चिल्ला काटने के बाद जी तो वहाँ तो उन्होंने बड़ा मशहूर शेर है उनका जो कहा था उन्होंने, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाकसारा पीर कामिल कामलाना रहनमा। बिल्कुल। तो ये जो ख्वाजा अजमेर है ना जी, उनका तो बड़ा मुकाम है, यानी पूरे जो हिंद के मुसलमान हैं उन्हें हिंदुल वली कहा जाता है, यानी वली ऑफ हिंद, इन सेंट ऑफ हिंद, यानी ये उनका मुकाम है। तो वो हमारे कवाल गाते हैं ना, किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। बिल्कुल ठीक बात। तो वो ख्वाजा की गली में पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं। गिलानी साहब ने कहा है कि उन्होंने मन्नत मानी थी बेनज़ीर भुट्टो ने, उस मन्नत की वजह से जा रहे हैं। तो अब पता नहीं जाके क्या मन्नत मानेंगे, मुमकिन है कोई लोड शेडिंग के बारे में मन्नत मान ले, हाँ, और मुमकिन है इसी दुआ से खत्म हो जाए, और अहमद तक गिलानी साहब के बारे में कोई मन्नत मान ले कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे हमारे सरों पर। हाँ, लेकिन मेमो कमीशन वाले ये बताएंगे जो जनरल शुजा पाशा साहब जाके कह रहे हैं, मेरे ख्याल परवेज मुशर्रफ साहब का इरादा था वहाँ जाने का, अजमेर शरीफ जब आगरा गए थे तो जा नहीं सके थे, बड़ा एक हंगामा हुआ था, भाई ख्वाजा के पास तो वही जाएगा जिसको वो बुलाएंगे, और गोया आसिफ अली जरदारी साहब को ख्वाजा साहब ने बुला लिया। तो अब देखिए क्या लेके आते हैं वहाँ से। अच्छा शम साहब, जो जनरल शुजा पाशा है वो आखिरकार मेमो कमीशन में बयान देने आखिरकार क्या उन्होंने कोई इनकार थोड़ी किया हुआ था। अच्छा, इंतजार था ना बहुत तो वो रिटायर्ड जनरल है ना भाई जी, आप चाहे आप उनको बुला लें अपने किसी कमीशन में, यहाँ भी आ जाएंगे। अब तो सिविल अदालत बुला सकती है उनको। अच्छा शम साहब, उन्होंने जो कहा है वो कहते हैं कि जनाब 2 मई को ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम हुकूमत को टॉपल करना करते, टेक ओवर का। बिल्कुल, उनके जो ढूंढे हुए मंसूर इजाज उन्हीं की गवाही है ये। तो अगर वो एक बात गलत कह सकते हैं तो दूसरी भी गलत कह सकते हैं। तो अब ये जो पाशा साहब जो हैं उन्होंने कहा नहीं हुकूमत के और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, अभी तो ज़रा कुछ दबी सी भी बात थी, वो कर्रो फर नजर नहीं आया।
अच्छा शम्स साहब, पाशा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे बाहर जाने के लिए किसी से मिलने की, किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। अब और फिर उसके बाद वो जाके मिलते हैं मंसूर एजाज से, उसका फ़ोन चेक करते हैं और फिर हुसैन हक्कानी पे एक मुतय्यन इल्ज़ाम ले आते हैं। ये इस दायरे, इनके दायरा कार में क्या कुछ आता है? इन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, वो किसी को भी मुजरिम साबित कर सकते हैं। नहीं, मुजरिम तो साबित नहीं कर सकते, मगर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ISI के दायरा इख्तियार में तो हर चीज़ आती है। आपको देखिए, किसी को पैसे दे दे, किसी से ले ले, कोई मेहरान बैंक में कुछ कार्रवाई कर दे, उसमें कर दे, कोई यूनुस भी, ये सारी कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं ना। तो ISI का दायरा इख्तियार तो बहुत ज़्यादा है। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ कम हो रहा है। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करूँ कि वो हुसैन हक्कानी साहब आई नहीं, उनको दिल की तकलीफ है। तो अब उनका दिल जो है पता नहीं कब ऐसे इलाज होगा, और वो पेश होंगे भी नहीं। तो वे वीडियो लिंक से ले लो। अब तो ये हाथ से निकल गया है, तो अब तो वापस नहीं आएगा परिंदा। और अब भी वो लिंक, अब वो कह रहे हैं कि लिंक के जरिए मेरा भी बयान रिकॉर्ड करना ठीक है, मैं तो नहीं आता। फिर किसी अखबार ने खबर छाप दी थी, वो सियासी पनाह ले लेंगे अमेरिका में। अब पता नहीं अमेरिका उनको देता नहीं देता, लेकिन बहरहाल वो इतनी आसानी से आने के नहीं है। अब पहले तो सफीर थे, आना पड़ा। अब तो सफारत भी गई। तो जब सफारत ही नहीं है तो यहाँ आके क्या करना है? शम्स साहब, एक और सवाल जो आज अदालत का में कोयटा में उठा, वो ये कि आखिर चारों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, और वो कह रहे हैं कि ये आइन के भी खिलाफ है। हाँ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया का हर मसला जो है वो उसका सुओ मोटो नोटिस लिया है, सिवाय बल्दियाती इंतखाबात के। और अल्लाह के फजलो करम से हमारे सियासी लीडर जो हैं, और हमारे दानिश्वर, और हमारे जनाब ये जो फ्रीलांस जो पिटिशनर्स हैं जी, उन्होंने हर दरख्वास्त डाली है सिवाय इस दरख्वास्त के। तो ये तो किसी सूबे में नहीं हुए ना, और आइन की खिलाफ वर्जी हुई। और वहाँ बलूचिस्तान में वो कहते हैं कि अगर लोकल बॉडीज हो जाती तो कुछ ना कुछ लोग तो मौजूद होते ना लोकल सतह पर, ये पुल बनने के लिए दिलजोई हो जाती वहीं और कुछ दिलजोई होती, कोई मसाइल हल होते। अब वहाँ तो ये सूरत हाल है बलूचिस्तान में कि एक वजीर साहब जो हैं, वजीर दाखिला, उन्होंने कहा वजीर तावान ले रहे हैं, वो लोगों को अगवा कर रहे हैं। और वहाँ तो ये वारदात हुई थी कि एक वजीर साहब के भाई ने एक पश्तून ताजर को अगवा कर लिया और उनसे पैसे वसूल कर लिए, माशाअल्लाह। अच्छा, बाद में वो साहब जो थे उस वक्त तो बेनकाब नहीं हुए कि ये वजीर के भाई है। बाद में वही भाई साहब जो हैं उस ताजर की घड़ी लगा के फिर रहे थे कि उनके लोगों ने पहचान लिया, शोर मचा दिया, उनसे सारे पैसे वापस वसूल किए, फिर जिरगा हुआ, 10 लाख रुपए जुर्माना किया उनको। वो वजीर साहब उसके बाद वो जिरगे वालों की मिन्नत करते पाए गए कि हजूर ये रकम जो है कम कर दें, ये बहुत ज्यादा है जुर्माने की। माशाअल्लाह, तो कानून की ये सूरत हाल है, बलूचिस्तान की ये सूरत हाल है, क्योंकि सबसे अच्छा कारोबार तो भत्ता है ना, तावान है। हाँ बिल्कुल, जिसने 4 पैसे कमाए हैं उसको उठा लीजिए, हाँ, और उसके बाद उससे पैसे वसूल कर लीजिए जिंदगी भर की कमाई। तो अब बलूचिस्तान में तो सबसे बड़ा नफा बख्श कारोबार ये हो रहा है। जी शम्स साहब, अब कहीं अब जो वहाँ पे बलूचिस्तान में एक और सवाल उठ रहा है कि वो जो मस्क शुदा लाशें हैं, 359 लाशें वो कह रहे हैं कि 2010 से अब तक मिली, इनका भी कोई सुराग निकलेगा? मस्क शुदा लाशें तो कई हो सकती हैं, फैक्टर्स कई हैं। कोई एजेंसियां भी ये काम कर सकती, गैर मुल्की अदारे भी ये काम कर सकते हैं, और जिन लोगों के भाई बंद मारे हैं, मारे गए हैं ना, जी बिल्कुल मारे और उनको शुबा है, वो भी ये काम कर सकते हैं। तो है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सारे काम जो है वो एजेंसियों ने किए होंगे, लेकिन बहरहाल हुकूमत है, रियासत है, उसकी जिम्मेदारी है कि बेनकाब करे, सुराग लगाए। कौन जिम्मेदार है? शब जब अगर कौमी सलामती की जब हम बात कर रहे हैं तो हाफिज सईद साहब, नहीं तो हाफिज सईद साहब की बातें हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है अब इलेक्शन कहाँ कराएगी? लोकल बॉडीज। अब तो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात की आमद है। चलो सवाल तो पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन इस सवाल का क्या फायदा जो इतनी देर से पूछा गया, जो इतनी देर उस वक्त पूछा जाए जब उसको पूछने की जरूरत ना रहे। नतीजा निकलने के बाद वो आप किसी को क्या मैथमेटिक्स समझाएंगे? हाँ, ये बात पर्चा तो हल हो गया। जी शम्स साहब, वैसे इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन, वहाँ खुद चीफ साहब की टर्म भी खत्म होने जा रही है। नहीं, वो तो उसके बाद होगी। हाँ, इलेक्शन के बाद। अच्छा, इलेक्शन के बाद होगी? हाँ जी, हाँ जी, आप परेशान ना हो। अच्छा, आप इतना, आपका दिल छोटा ना करे, आप हौसला रखें। वो कहीं इतनी आसानी से आपको अपने साय से महरूम नहीं करेंगे। अल्लाह उनका साया रखे इस सारे निजाम पर जी। ये रहेगा। हाफिज सईद साहब के बारे में जो मैं अर्ज कर रहा था कि उनके बारे में अब एक नई वजाहत आ गई है अमेरिका की। उन्होंने कहा ये जो 1 करोड़
1 करोड़ डॉलर, जी जी, यानी कोई 1 अरब रुपया, बहुत बड़ी रकम है जो हमने, और वो जो हमारे अब्दुल रहमान मक्की साहब हैं, उनके बरादर निस्बत थी, वो अच्छे खासे बेचारे हमारे जैसे ही हैं। हाँ। तो लेकिन बहरहाल बड़े धूम धड़ल्ले से बोलते हैं। उनकी भी कीमत मुकर्रर हुई 25 लाख जी, 25 लाख डॉलर जी, 25 लाख डॉलर। लेकिन बहरहाल फिर भी है तो सही ना, कीमत हाँ, तो है, नो डाउट। यानी दिल तो ललचा सकता है ना हमारे जैसे। हमारी तो इतनी भी नहीं है सर। नहीं, हमारे की आप तो देने पड़ेगे पैसे सर उतारने के लिए। जैसे कसाब जो है ना जी, वो जब ज़िबा करता है ना, आप उसको पैसे देते हैं। तो कसाब का तुम्हें याद आया, मसफ़ी का शेर है बहुत मशहूर कि यजब है मेरी किस्मत कि जो दिल किसी को दूं मैं, वही मेरे सर से मारे उसे कर खराब उल्टा। और ये अजब रस्म में देखी कि बरोज़े ईद कुर्बा, वही ज़िबा भी करे है वही ले सवाब उल्टा। तो वो जो आप देखिए, शायद एक ब्रेक का वक्त हो गया, पहले ब्रेक भी कर लेंगे जी। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए इस तरह से। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, आप बता रहे थे जो अमेरिका ने जो वजाहत पेश की है उसके बाद। वो वजाहत ये है, उन्होंने कहा जनाब ये जो 1 करोड़ डॉलर यानी 1 अरब रुपया हमने इनके जो सर की कीमत लगाई है ना, जी जी, वो सर की कीमत नहीं है। अच्छा, वो तो इनके बारे में सबूत इकट्ठे करने की कोशिश है। माशाल्लाह। तो जो सबूत इनके बारे में फराम करेंगे उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। तो पंजाबी में वो जो कहते हैं ना देना लिया गल्ला ने। नहीं, आप गौर फरमाइए जी कि अमेरिका जितना मुल्क बड़ा, एक सुपर पावर, और आलम उसका ये है कि पहले तो इश्तहार दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं सबूत इकट्ठे करने के लिए। वो सबूत इकट्ठे करें, फिर मुजरम साबित हो, फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो भाई अगर आपके पास सबूत नहीं है और वो भी आपने इकट्ठे करने हैं, तो फिर गर्दन जदनी कैसे करार दे दिया उनको? इस मंतक के तहत तो किसी का भी नाम भरा जा सकता था। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो हाफिज सईद साहब है ना, उनको तो 1 करोड़ का टीका लगा दिया, 1 करोड़ डॉलर का उन्होंने। वो तो टीवी से निकल ही नहीं रहे 2 दिन से। इस चैनल में, उस चैनल में, उस चैनल में कोई उनको लोग पैगामात भेज रहे हैं, मुबारकबादें आ रही हैं, एहतजाज के प्रोग्राम बन रहे हैं, गोया ये एक और हंगामा शुरू हो गया। तो ये जो अमेरिका जो है, अच्छे भले सोए हुए ऊँगते हुए बैठे थे, उनको हला दिया। नवीद साहब है राजनपुर से हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम सर, मैं नवीद बात कर रहा हूँ। जी जनाब अली, फरमाइए जनाब। सर शामी साहब से सवाल, हाँ जी, हाँ जी, बहस लेनी थी, डिस्कस लेनी थी कि सराइकी सूबे के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारी तो दिल की ख्वाहिश है कि सराइकी सूबा बनना चाहिए। सराइकी सूबे के बारे में आपका क्या? भाई बात यह है कि दस्तूर में लिखा हुआ है कि सूबा बनाने का तरीका क्या है, उस तरीके के मुताबिक सूबा बनना चाहिए अफ़वाम और तफ़हीम के साथ। और मैं तो सराइकी सूबा जो है लिसानी बुनियादों पर कायम नहीं हो सकेगा, क्योंकि लिसानी इलाका पाकिस्तान में कोई नहीं है। इंतज़ामी बुनियादों पर कायम कर लीजिए और झगड़े कम कीजिए, बढ़ाइए नहीं। शम्स साहब, फेसबुक पे आफ्ताब अहमद ख़ान साहब हैं, इन्होंने एक तो शिकवा किया कि इन्होंने एक दफ़ा सवाल पुट किया था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश नहीं किया, तो लिहाजा उसके लिए आफ्ताब साहब माजरत। दूसरा सवाल इनका ये है कि ये कह रहे हैं कि भारत में भी शौक़ चराया है फ़ौज को कि वो हुकूमत पर कब्ज़ा कर ले, और दिल्ली में गाड़ियाँ भी घूमती नज़र आती हैं। क्या भारत में भी मार्शल लॉ लगेगा? नहीं, वो फौजी कुछ गाड़ियों की नकलो हरकत हुई थी, तो ये खबर फैल गई कि फौज कुछ फौज भी कुछ इरादे बदल रहे हैं। भारत इतना बड़ा मुल्क है, उसके लिए फौज का कब्जा करना उस पर बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये सिर्फ हमारे साइज के मुल्कों के लिए सहूलत है। और फिर हमारे जैसे पस मंजर रखने वाले मार्शल रेस है ना, हम तो देखे ना, तेगों के क्या है, तलवारों के साए में पल के जवान हुए ना, बिल्कुल। तो इसलिए हमारे लिए तो ये इंतजाम दुरुस्त है। ये जो है वीके सिंह, क्या नाम है उनका? जी, वीके सिंह, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बड़े दिलचस्प आदमी। पहले तो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जनाब मेरी तारीख पैदाइश जो है वो गलत दर्ज हो गई है, 1 साल पीछे की जाए, 1 साल बल्कि आगे की जाए ताकि 1 साल और रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हजूर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, अब और ने क्या लेना है आपने, बराए करम अपनी पिटीशन वापस ले लें। तो वापस लेनी पड़ी उनको। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिटीशन वापस ले ली है इन्होंने, लेकिन इनसे एहतराम में फ़र्क नहीं आएगा, इनके खिलाफ रिमार्क्स न सबते जाए। अब उन्होंने फिर कहा जनाब मुझे तो रिश्वत की पेशकश की गई, माशाल्लाह। फिर कहा एक वज़ीर आज़म को चिट्ठी लिख दी, सवाल पैदा हुआ चिट्ठी बराह रास्त क्यों लिख दी?
फिर उन्होंने कहा वजीर आजम मुझे 1-to-1 मुलाकात का मौका दें। उन्होंने कहा नहीं, आप वजीर दफा से मिले पहले जाके। तो इंडिया में तो एक प्रोटोकॉल है ना, बिल्कुल। तो यहाँ अच्छा, अब उन्होंने कुट कर दी तो वहाँ ये खबर फैल गई कि जनाब ये टेक ओवर करने वाले। इंडिया में ज़रा टेक ओवर मुश्किल होगा, लेकिन देखिए फौजी जो भी है उसके दिल में कुछ ना कुछ अज़ाइम तो होते हैं ना। हाँ बिल्कुल होते। जो कई जर्नैल जब इंडिया के यहाँ आते हैं ना, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ साबिक, वो कहते हैं पाकिस्तान में तो जर्नैलों ने कोई सफाई कर दी है। अच्छा। हाँ जी, सियासत की। हमारे यहाँ अभी तक गंद पड़ा हुआ है माशाल्लाह, यानी उनके दिल में है ऐसे ये मजलिस में ये हमारे दोस्त मौजूद है गवाह इसके कि वो जो रिटायर्ड जर्नैल थे वो बेचारे मातम करते हुए पाए गए कि हम वहाँ कोई खिदमत नहीं कर सके। पाकिस्तान की फौज को रश्को हसद की निगाह से, रश्क की निगाह से, हसद की निगाह से भी देख ले। चलिए रागिब साहब हैं अमेरिका से जी। अस्सलाम वालेकुम रागिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा सवाल, हाँ जी, मेरा सवाल लोड शेडिंग के मुतालिक है। हाँ जी, कि अगर सोल्यूशन इसका इतना ही विद इन रीच था तो फिर इसके लिए इतना वेट क्यों किया जा रहा था? ये तो लगता है जानबूझकर मसले मसाइल को बढ़ाया जाता है जी। और फिर अचानक मैजिक की तरह से सोल्यूशन। आपका इशारा सदर साहब के बारे में है कि जो 3 महीने की। जी 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 हाँ जी, आज यही शुजात साहब ने तो एक ठोस बात की है कि सूबे दे दे खसारा, जो पैसे उनको ज्यादा मिले हैं एनएफसी में वो बिजली की नजर कर दे। हाँ। मगर सदर साहब ने अभी अपना फार्मूला बताया नहीं है। अगर आप पता लगेगा बताएंगे तो फिर वो मन्नतें मुरादें ही हैं, वो अभी राज खुलेगा। जी। अमजद साहब है कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के प्रोग्राम से और तमाम मीडिया के जितने प्रोग्राम्स हैं काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिली है। एक तो पॉलिटिकली लोग बहुत अवेयर हो गए हैं जी। और लोगों को अपने राइट्स के बारे में भी पता चल गया है कि क्या राइट्स हैं। कुछ उनको फराइज के बारे में भी पता चला है अपना लोगों को। जी जी बिल्कुल, इस तरह से अगर इंशाल्लाह प्रोग्राम चलते हैं फराइज भी पता चलने चाहिए ना। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। तो जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मैं कराची के हवाले से थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। फरमाएं आप। जी, कराची में देखें कि इतना ज्यादा कत्तो गारत हो रहा है और कराची से खैबर तक सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, लेकिन रहमान मलिक साहब ये हमेशा आगे फरमाते हैं कि यहाँ पे तीसरी कुव्वत है। तो ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? ये तीसरी कुव्वत को कब बीच में से हटाएंगे जबकि तमाम चीजें अपेरेंटली नजर आती है पॉलिटिकल पार्टीज आपस में? देखिए ठीक बात है आपकी, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ तो खून के आदी हो चुके हैं, लेकिन ये सियासी जमातों ही की जिम्मेदारी है कि मामलात को दुरुस्त करें अगर कोई देर पर हल तलाश करना है। और रहमान मलिक साहब क्या करें? और रहमान मलिक साहब उन सियासी जमातों को मजबूर करें। जी। बिशारत साहब हैं हांगकांग से जी। अस्सलाम वालेकुम बिशारत साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आप? ठीक है मैं जनाब अली जी। और ठीक ठाक? हाँ जी, हुक्म जनाब हुक्म। जी जी, मैं आपका प्रोग्राम हर रोज देखता हूँ। मुझे आज एक बात का थोड़ा दुख लगा। मैंने बोला कि वो जरदारी साहब ने कहा कि उनके बाप के जनाजा उठाने के लिए आदमी नहीं थे। मतलब ये बात बोल रही है ना, ये उन्होंने कहा कि जब मियां शरीफ साहब जो थे गोया उनके जनाजे में बहुत कम लोग मौजूद थे। जरदारी साहब को चाहिए कि वो सदर पाकिस्तान है, अपने मनसब का ख्याल रखें। बस जी यही अर्ज कर सकते हैं। श्याम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे इसी जगह इसी चैनल पे और इसी वक्त। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।